हेलो, वेलकम बैक। अब जो है धीरे धीरे सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि आपको दो समांतर वायर थे, जिसका थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने कर दिया है कि अगर दो समांतर वायर हैं उसके कारण, अगर मान लेते हैं कि ये वायर हो गए, ये फर्स्ट हो गया या सेकंड हो गया, इसको थोड़ी देर में हम एग्जाम्पल मानेंगे कि कैसे इसमें करंट जाता है। ये फर्स्ट हो गया या सेकंड हो गया, तो इसमें कुछ I1 करंट जा रहा है, इसमें कुछ I2 करंट जा रहा है। इन दोनों का सेपरेशन जो है अगर मान लेते हैं कि R है, तो अब जो है देखेंगे कि क्या एक दूसरे पर ये बल लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं। फिर लगाएंगे तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे या रिपल्सिव फोर्सेस होंगे। इसका थोड़ा बहुत जिक्र हमने पिछले लेक्चर में कर दिया था। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें यह है कि अगर कोई धारावाही चालक तार है, अगर वो पैरेलल है या फिर कुछ एंगल पर है, तो अभी तो हम लोग ये देखेंगे कि समांतर रहेंगे, जो वायर रहेंगे वो समांतर रहेंगे। समांतर के कारण देखेंगे, हालांकि केस वैसे भी आते रहेंगे जिसमें कुछ कुछ एंगल रहेंगे, लेकिन अभी जो कंसिडरेशन होगा वो समांतर का होगा। तो जैसे देखिए कि अगर पहले में एक वायर ले लेते हैं, ठीक है, इसमें करंट I1 जा रहा है, ये फर्स्ट वायर है। तो क्या इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? तो होगा। किधर होगा? अगर इस साइड हम देखें कि इस साइड किधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो अंदर होगा कि बाहर होगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल। उसके लिए आपको इस वायर को पकड़िए, इसके बाद पकड़ने के पश्चात आप कर्ल कीजिए चारों फिंगर को। किधर जा रहा है? अंदर की ओर। तो अंदर का जो डायरेक्शन होता है वो क्रॉस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगर कुछ सेपरेशन देकर, इस वायर से कुछ सेपरेशन देकर हम एक और वायर रख लेते हैं, एक और वायर रख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वायर हो गया सेकेंड, इसमें करंट जो जा रहा है वो I2 जा रहा है, ये हो गया सेकेंड वायर। सेकेंड वायर में फोर्स लगेंगे, किसके कारण लगेंगे? तो फर्स्ट वायर के कारण लगेंगे, क्योंकि फर्स्ट वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा तो सेकेंड वायर पर बल लगेगा। कौन सा? तो मैग्नेटिक फोर्स। पिछले क्लास में आपको डेरिवेशन एक ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लाया था, जैसे B इक्वल टू क्या था? I/LB साइन ऑफ थीटा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें धारा करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें ये B नहीं है, ये F है, तो ये फोर्स जो लगाएंगे वो मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे। तो सेम इसी तरह का केस है कि मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में है, इस वायर के कारण, लेकिन इसमें करंट जा रहा है कितना? I2 जा रहा है। तो इस वायर पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स का हम जिक्र करेंगे, उसी फोर्स के कारण एक्सप्रेशन लाएंगे। फिर ये देखेंगे कि अगर इस डायरेक्शन को अपोजिट कर दिए, ऊपर I1 जा रहा है, नीचे I2 जा रहा है, तो किस तरह के फोर्स लगते हैं? सिंपल रूप से आपको राइट हैंड क्रॉस करने आता है, राइट हैंड थंब रूल को क्रॉस कराना जानते हैं, तो आपको पता लग जाएंगे कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे कि रिपल्सिव फोर्सेस होंगे। अगर अट्रैक्टिव हैं तो एकांक लंबाई में कितने फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि अगर कोई धारावाही तार है, तो एक के कारण, किसी एक धारावाही तार के कारण दूसरा जो धारावाही तार है, लेकिन वो समांतर रहना चाहिए, तो दूसरा जो धारावाही तार है वो फोर्स का अनुभव करेगा। जैसे कि देखिए, किसी धारावाही समांतर तार के कारण दूसरे तार पर बल लगते हैं, अब दूसरे धारावाही तार पर जो बल लगेगा
वो किसके कारण लगेगा, तो जैसे में ये हो गया, ये फर्स्ट वायर हो गया, फर्स्ट, ये सेकेंड, अगर इसमें धारा I1 इसमें I2, तो इस सेंटेंस का कहने का मतलब यह है कि किसी धारावाही समांतर तार के कारण दूसरे तार पर बल लगते हैं। मतलब इस वायर के कारण, इस फर्स्ट वायर के कारण सेकेंड वायर पर क्या लगेंगे, बल लगेंगे। उस बल का कैलकुलेशन हमको करने हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि इन दोनों के बीच का अगर कुछ सेपरेशन दे रखा है, तो सेपरेशन दे रखा है, मान लेते हैं कि R, क्या दे रखा है, R दे रखा है। थोड़ी देर के लिए हम इस वायर को भूल जाते हैं, इस वायर को भूल जाते हैं, एक केस लेकर आते हैं जिसमें कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इस वायर को आप भूल जाइए। इस वायर को भूल जाइए का मतलब ये नहीं कि इस वायर को हटा देना है, बस इस वायर पे फोकस करना है। फोकस किस पे करना है, इस वायर पे करना है। तो इस वायर पे फोकस करिए। जैसे ये हो गया I1, ये फर्स्ट वायर है। कितने डिस्टेंस पर सेकेंड वायर है, तो I1 फर्स्ट वायर से R डिस्टेंस पर सेकेंड वायर है। तो ऐसा हम करते हैं कि एक लूप बनाते हैं जो R डिस्टेंस पर हो। कितने डिस्टेंस पर हो, तो R डिस्टेंस पर हो। जैसे ये वाला जो डिस्टेंस है वो R है। ये अलग की बात है कि हम थोड़ी देर के लिए इस सेकेंड वायर को भूल गए हैं, लेकिन R डिस्टेंस पर फर्स्ट वायर से क्या होने वाला है, तो सेकेंड वायर होने वाला है। जैसे कि हम इस यहाँ पर डॉट से डिनोट कर देते हैं। इस R डिस्टेंस पे कौन वायर होने वाला है, तो सेकेंड वायर होने वाला है। तो इस R डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर ऊपर जो है करंट जा रहा है I1, तो करंट ऊपर जा रहा है, तो इस साइड में, मतलब इस वायर के राइट साइड में जो धारा होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो वो अंदर की ओर होगा। सिंपल रूप से अंदर की ओर होगा। क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा अंदर की ओर होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं। जैसे एम्पियर का सर्किटल लॉ जो था, एम्पियर का परिपथीय नियम, उसके कारण उसका उपयोग करके हमने इस पॉइंट पर इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं, एक दो क्वेश्चन, और मैग्नेटिक फील्ड निकालना जानते हैं। तो इसको पॉइंट अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है P है, तो B एट पॉइंट P क्या होगा, B एट पॉइंट P जो होगा वो म्यू नॉट इंटू I1, क्योंकि इसमें धारा कितना जा रहा है, तो I1 जा रहा है, अपॉन में क्या होगा 2 पाई इंटू R। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, वो अंदर की ओर होगा। कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। ठीक है, अब जो है सेकेंड वायर को लाते हैं। सेकेंड वायर को लाते हैं, ये तो पता चल गया कि R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड है, वो किधर है, तो अंदर की ओर है। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं और इसके बाद का जो फिगर है उसको ड्रॉ करते हैं कि अगर ये फर्स्ट वायर हो गया, फर्स्ट वायर, इसमें करंट जो है I1 जा रहा है। ये सेकेंड वायर हो गया, इसमें करंट जो है I2 जा रहा है, सेकेंड है ये। R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड हम क्या पा गए हैं, R डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको पॉइंट P मान लेते हैं। B एट पॉइंट P जो है ये दे दिया है म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई इंटू R। ठीक है, तो अब जो है आपको देखना है कि सेकेंड वायर पर, किस वायर पर, सेकेंड वायर पर बल लग रहा है, तो वो बल का कैलकुलेशन करने हैं। वो बल जो है किस डायरेक्शन में लगेंगे। अगर करंट जो है ऊपर जा रहा है, तो देखिए इस इक्वेशन को आप भली भांति इस इक्वेशन से परिचित हैं, क्योंकि ये इसमें कुछ नहीं है, इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगा है, जिसको B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई बोलते हैं। तो डॉट डी एल का मतलब इस सर्किल का छोटा छोटा पार्ट को सम करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई R आएगा, और म्यू नॉट इंटू आई बोलते हैं, तो I की जगह पे क्या है, I1 है। ठीक है, सेकेंड वायर का अब हम जो है डिनोटेशन करते हैं, मान लेते हैं कि बस ये सेकेंड वायर है।
इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर है, कितना है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है वो म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई r। ठीक है, पिछले क्लास में एक एक्सप्रेशन लाए थे, पिछले लेक्चर में एक एक्सप्रेशन लाए थे, वो एक्सप्रेशन क्या था, इसको कॉपी कर लेते हैं, रफ कर देते हैं हम। एक्सप्रेशन वो था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी करंट कैरिंग वायर को रखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है, मान लेते हैं ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसमें किसी करंट कैरिंग वायर को रखते हैं, मान लेते हैं कि इधर जो है करंट कैरिंग वायर है, ये I1 I2 करंट जा रहा है, तो लेंथ के टर्म में हम फोर्स निकाले थे, जो फोर्स आया था वो आया था क्या कि फोर्स जो आया था I2 इंटू L इंटू B इंटू साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा क्या था, तो साइन थीटा जो था वो L और B के बीच का एंगल था, तो ऑफ कोर्स इसमें एंगल कितने हैं, तो इसमें थीटा के जगह पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री क्यों होगा कि ये अगर ऊपर की ओर B मैग्नेटिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है, तो लेंथ को इस करंट के डायरेक्शन में आप वेक्टर मानेंगे तो क्या होगा, थीटा के जगह पे 90 होगा, तो जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा I2 इंटू LB। ठीक है, B को हम फर्स्ट वायर के कारण निकाल लिए हैं, B को पॉइंट P पर हम निकाल लिए हैं कि B का कैलकुलेशन कितना होगा, तो B जो होगा वो म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई r होगा, वो इक्वेशन फर्स्ट जो है वो दे रखा है। तो इसका उपयोग करते हैं क्या कि किसके कारण वो बल लगेगा, तो देखिए यहाँ पर छोटा सा डिस्कशन है क्या कि तार फर्स्ट के कारण तार सेकेंड पर बल लगेगा, तो ये बल लग रहा है, तो ये देखिए कि इस फर्स्ट वायर के कारण सेकेंड वायर पर जो बल लग रहे हैं वो इस एक्सप्रेशन से डिनोटेशन होंगे, किस एक्सप्रेशन से, ये एक्सप्रेशन होगा म्यू नॉट F इक्वल टू ILB। ठीक है, तो L के जगह पर तो L रहेगा, लेकिन I के जगह पर क्या रहेगा, तो I के जगह पर I2 रहेगा, क्योंकि सेकेंड वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वो I2 करंट फ्लो हो रहा है। अब सेकेंड वायर में अगर I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो इस सेकेंड वायर जो है किस मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में है। इसका इक्वेशन जो है अभी पहले इक्वेशन 1 बना रखे हैं, तो F जो होगा वो क्या होगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन यहाँ 1 जो है दे रखे हैं, तो इसको इक्वेशन 2 रख लेते हैं। समीकरण 1 से B का मान समीकरण 2 में रखने पर तो B का वैल्यू जो है समीकरण 1 से 2 में रखिए। 2 में रखने पर क्या होगा, ये I के जगह पर तो I2 होगा, क्योंकि ये I2 जो है इस वायर पर है, इस वायर में फ्लो हो रहा है, वो करंट कितना है, I2 है। तो इस इक्वेशन को रखिए, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा, इस इक्वेशन को B के जगह पर ये वाला B एट पॉइंट P है, क्योंकि ये जो है पॉइंट P पर ये P पॉइंट है, तो B एट पॉइंट P जो है म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई r है। BP का वैल्यू रखिए, वैल्यू रखने पर क्या आता है, ये जो आएगा वो I2 इंटू L, B एट पॉइंट P आएगा वो आएगा म्यू नॉट इंटू I1 अपॉन में 2 पाई r। ये हो गया। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं सही से। अरेंज करने पर ये होगा कि F जो होगा इक्वल टू म्यू नॉट L I1 I2 अपॉन में 2 पाई r। ठीक है, मतलब ये है कि अगर दो समांतर वायर हैं, अगर उसमें करंट I1 और I2 करस्पॉन्डिंग जा रहा है, सेम हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब अगर I1 I2 का वैल्यू दिया हुआ है, ये I1 हो गया, ये हो गया I2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो r है,
तो जो फोर्स जो लगेंगे वो इतना लगेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक टर्म जो है उसको हम नहीं चाहते हुए भी उसको लेना पड़ रहा है। कौन सा वो टर्म है? तो वो जो टर्म है एल है, ठीक है। हमको एल के बारे में नहीं पता है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस भी देंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि एल देंगे, लेकिन वो जो कंसीडर करवाएंगे, वो जो आपको ज्ञात करवाएंगे, वो बस ये करवाएंगे कि एकांक लंबाई में, मतलब यूनिट लेंथ में, 1 मीटर के लेंथ में कितना ये फोर्स लग रहे हैं। तो 1 यूनिट के लेंथ में एकांक लंबाई में बल निकालने के लिए सिंपल रूप से क्या करना पड़ेगा? F अपॉन में L से डिवाइड कर दीजिए। F अपॉन में L जो होगा वो क्या होगा? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई इंटू R। मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, बल जो होगा प्रति एकांक लंबाई में कितना लगेगा, वो जो लगेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई R, ठीक है। ये तो आ गया मेरा एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन से बस ये पता चलता है कि इतना बल लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये बल अट्रैक्टिव हो, रिपल्सिव हो। अट्रैक्टिव का मतलब वो आकर्षण करता हो, रिपल्सिव का मतलब वो प्रतिकर्षण करता हो। इक्वेशन ला देने से ये नहीं पता चल गया कि अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में लाते हैं। वो कुछ नहीं है, बस राइट हैंड थंब रूल का खेल है, और आपको वो बता देगा कि ये अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। तो देखिए, अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, थोड़ा सा इसका ध्यान रख लेते हैं। इसके बाद अच्छा सा एक नोट बनाएंगे कि अगर करंट जो है एक डायरेक्शन में चल रहा है तो क्या हो रहा है, अगर अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या होंगे। अलग अलग का मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो देखिए, सिंपल उसी फिगर को, ये I1 था, उसी फिगर को एक बार रिपीट करते हैं, बस किस लिए कि आपको ये जानने हैं कि अट्रैक्टिव होंगे कि रिपल्सिव होंगे। तो अभी ये बताइए कि I2 वायर पे, ये फर्स्ट वायर हो गया, ये सेकेंड हो गया। सेकेंड वायर पर मैग्नेटिक फील्ड किधर था? फर्स्ट वायर के कारण। तो फर्स्ट वायर के कारण सेकेंड वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सिंपल निकाल सकते हैं। अरे राइट हैंड थंब रूल लगाइए, किधर होगा? अंदर की ओर होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया वो किधर हो गया? अंदर की ओर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया, तो इसका लेंथ का सदिश लिखना होगा। लेंथ का सदिश लिखने का मतलब F जो होगा वो ILB होगा, L क्रॉस B। L क्रॉस B को आप राइट हैंड थंब रूल से निकालिए। L किधर है? L जो है धारा की दिशा में है, B किधर है? अंदर की ओर है। तो देखिए, L क्रॉस B निकालना सीखिए। L जो है ऊपर की ओर है, L जो है ऊपर की ओर है, B किधर है? वो अंदर की ओर है। मतलब L ऊपर हो गया, B अंदर की ओर हो गया, ठीक है। L क्रॉस B, जिधर का पहले वेक्टर मान लेते हैं कि L क्रॉस B निकालना है ना, तो सबसे पहले अपने थंब को L की तरफ रखेंगे। इसके बाद किधर कर्ल करेंगे? तो B की तरफ कर्ल करेंगे। B की तरफ कर्ल करने के बाद जो मेरा अंगूठे का डायरेक्शन होगा वो L क्रॉस B देगा। तो L ऊपर रखिए, B किधर है? अंदर की ओर। किधर आ गया? इधर आ गया। मतलब जो फोर्स लग रहे हैं वो इधर लग रहे हैं। किधर लग रहे हैं? F इधर लग रहे हैं, ठीक। F तो इस पे इधर लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है सेकेंड वायर पर तो पता चल गया कि F जो है इधर लग रहे हैं। अब जो है उसी तरह आप फर्स्ट वायर पर पता करेंगे तो ये भी जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा। तो मतलब ये है कि एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया। इस वायर पर अंदर की ओर फोर्स लग रहे हैं, इस वायर पर भी अंदर की ओर फोर्स लग रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं। किधर जाना चाहते हैं? पास जाना चाहते हैं। पास जाने का मतलब कौन सा फोर्स है? तो आकर्षण बल है, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल। ठीक है। तो इसका मतलब नोट ये निकला कि अगर कोई दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, अगर उसमें जो करंट है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, करंट जो है एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो फोर्स लगेंगे वो अट्रैक्टिव नेचर के लगेंगे,
लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो फोर्स लगेंगे वो रिपल्सिव नेचर के लगेंगे। ठीक है, तो एक सुंदर सा नोट लिख लेते हैं जो क्वेश्चंस में आपको सहायता करेंगे कि क्या दो समांतर धारावाही चालक तारों में यदि धारा का प्रवाह एक दिशा में हो तो आकर्षण बल लगाते हैं। ये नोट है, ये आपको मदद करेंगे क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने में। मतलब अगर ये वायर हो गए, ये फर्स्ट वायर, ये सेकंड वायर, ये I1, ये I2, ये सेकंड हो गया। अगर इन दोनों के बीच में सेपरेशन कुछ R है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब कि ये जो है अट्रैक्टिव करेंगे तो ये फोर्स कितना लगेगा, फोर्स पर यूनिट जो लेंथ होगा वो लगेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई इंटू R। ठीक है, अब जो है एक और नोट है क्या कि अगर ये जो है धारावाही तार हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अगर विपरीत दिशा में धारा को प्रवाह फ्लो में कर रहे हैं तो विपरीत दिशा में अगर धारा जाएगा तो किधर बल लगेंगे, तो वो जो होंगे रिपल्सिव नेचर के होंगे। तो इसी नोट को फिर से, ये तो फर्स्ट नोट है, सेकेंड नोट को एक बार और रिपीट कर लेते हैं। इस फिगर को बना लीजिएगा, रफ कर देते हैं। ये जो फोर्स लगेंगे इतना लगेंगे, लेकिन ये अट्रैक्टिव नेचर के लगेंगे। ये नोट नंबर फर्स्ट है। और सेकेंड नोट है जो वो क्या, दो समांतर धारावाही चालक तारों में यदि धारा का प्रवाह विपरीत दिशा में हो तो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। मतलब अगर मान लेते हैं कि ये वायर हो गया, ये वायर हो गया, ये I1 ऊपर जा रहा है, ये I2 नीचे जा रहा है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर मान लेते हैं कि R1 है या R2 है, कुछ भी मान सकते हैं, R ही मान लीजिए, तो जो फोर्स लगेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेंगे, वो लगेंगे म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई R। लेकिन ये जो बल लगेंगे अब जो होंगे रिपल्सिव होंगे। कैसा होंगे, रिपल्सिव फोर्स। कैसे फोर्स होंगे, रिपल्सिव फोर्स होंगे। तो रिपल्सिव फोर्स का मतलब ये है कि एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे अगर वो जो धारा है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन वायर जो है समांतर है। ठीक है, तो इस तरह के ये हुए। अब जो है क्वेश्चंस की तरफ एक अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें इस तरह से रिलेटेड कंसेप्ट है। एक क्वेश्चंस NCERT में भी है। देखिए क्वेश्चंस ये है कि अगर एक जो है वायर है, एक तार है, इस तार में जो है 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कितना एम्पियर का फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर का। एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है जिसमें कि आपको ये जो है 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। एक रेक्टेंगल है जिसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कितना एम्पियर का, 2 एम्पियर का। इसके और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है,
लेकिन इसका जो साइड दे रखा है वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये जो दे रखा है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको? निकालना है कि इस वायर के कारण 5 एम्पियर का जो धारा फ्लो हो रहा है, इस वायर के कारण इस लूप पर कितना बल लगेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है कि एकांक लंबाई पर कितने बल लगेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप फिगर को समझिए, फिगर को समझने के बाद उस तरह के कंसेप्ट आ जाएंगे जैसे हम पैरेलल करंट वायर में बताए थे, करंट कैरिंग पैरेलल करंट कैरिंग वायर में बताए थे। जैसे मान लेते हैं कि इसमें कितने साइड हैं रेक्टेंगल में, तो 4 साइड हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो चारों साइड में एक तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ठीक है, ड्रॉ करते हैं अपना फिगर सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा, यहां पर लिख देते हैं 5 एम्पियर धारा वाही तार के कारण लूप पर बल का गणना करें। 5 एम्पियर का जो धारा फ्लो हो रहा है इस वायर के कारण इस लूप पर आपको क्या निकालने हैं, तो आपको निकालने हैं बल। तो देखिए ये जो है 5 एम्पियर का करंट हो गया। अब जो है एक यहाँ पर बना लीजिए अपना, ये जो रेक्टेंगल है ये है 2 एम्पियर, ये जो है इसमें सब में फ्लो हो रहा है वही सेम 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर। ठीक है, इसका लेंथ जो है इससे पहले तो दे रखा है 1 सेंटीमीटर, इसके बाद ये जो दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या कौन कौन से वायर इस वायर के पैरेलल हैं। तो कौन कौन से हैं, तो एक तो ये वाला वायर है, एक ये वाला वायर है। तो डिनोटेशन कर देते हैं, डिनोटेशन करने से फर्स्ट वायर ये हो गया सेकंड, ये थर्ड, ये हो गया फोर्थ। तो देखिए सेकेंड वायर एंड फोर्थ वायर के कारण जो बल लगेंगे वो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मतलब ये है कि जो सेकेंड वायर है, सेकेंड तार जो है वो जितना बल लगाएगा उतना ही बल ये फोर्थ वायर लगाएगा। बल जो है समान लगाएंगे लेकिन ये दिशा में एक दूसरे के अपोजिट लगाएंगे। वो किधर लगेगा वो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, तो जैसे पिछले अभी बताया कैसे F = I/L × B जो लगेंगे उसी के अनुसार से वो बल लगाएंगे, और एक में अगर ऊपर लगेगा तो दूसरे में नीचे लगेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। मतलब ये कि इस वायर का हमको जरूरत नहीं है, इस वायर का हमको जरूरत नहीं है। दोनों वायर को हटाइए। दोनों वायर को हटाने के बाद आपको एक फिगर मिलेगा, बस ये वायर रहेगा, ये वायर रहेगा और ये वायर रहेगा। ठीक है, इन दोनों वायर को हमको जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों वायर से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं। किधर लग रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट वायर को हटाइए एंड फोर्थ वायर को हटाइए। तो फर्स्ट वायर एंड फोर्थ वायर हट जाएगा तो कैसा फिगर बनेगा, देखिए अगर ये 5 एम्पियर का है, 5 एम्पियर, ये जो है ये एक वायर ये है, एक वायर ये हो गया, सिंपल। तो इसमें ऊपर जाएगा करंट, इसमें नीचे जाएगा, इसमें 2 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर। ये जो है 1 सेंटीमीटर, ये जो है कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेते हैं कि फर्स्ट जो, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकेंड बोल देते हैं। ठीक है, तो F फर्स्ट जो होगा वो कितने डिस्टेंस पर है, तो फर्स्ट 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो F1/L जो होगा वो क्या होगा, μ0। ये I1 हो गया, I1 5 एम्पियर, इक्वेशन लिख देते हैं I1 I2/2 पाई इंटू R। R की जगह पे क्या रखेंगे, तो R की जगह पर 1 सेंटीमीटर रखेंगे, लेकिन सेंटीमीटर में यूनिट नहीं चलेगा क्योंकि SI यूनिट में लाना पड़ेगा। तो इसको सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लेते हैं। इसके बाद ये लिख लेते हैं
F1 जो होगा वो होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई R, ठीक है। सेम उसी तरह से एक बार F2 निकालेंगे इस वायर के कारण, तो F1 निकाल लेते हैं, ये क्या होगा, F1 मान लेते हैं कि ये हो गया, इस L को यहाँ ये हो गया म्यू नॉट I1 की जगह पे 5 इंटू 2 अपॉन में 2 पाई इंटू 1 इंटू 10 का पावर -2, ठीक है। F1 हो गया। अगर L का वैल्यू दोनों में तो सेम रहेंगे, क्योंकि L जो है ये जितना लंबाई है, इसका ये लंबाई, इसका ये लंबाई, तो दोनों में L जो होंगे वो सेम होंगे। कितना है, तो मान लेते हैं कि अगर इसका साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 दोनों में फिक्स होंगे। ये F1 आ गया। F2 कैसे आएंगे, F2 जो आएंगे वो इस तरह से आएंगे, जैसे F1 ये आ गया तो F2 जो होगा, बस इस वायर को रखिए, किस वायर को, 5 एम्पियर वाले वायर को, और एक जो रखिए आप 2 एम्पियर वाले वायर को। इन दोनों के बीच अब सेपरेशन कितना हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो जो F2 आएगा, F2 जो आएगा वो कितना आएगा, F2 अपॉन में L जो होगा वो होगा म्यू नॉट I1 के जगह पे 5 इंटू 2 अपॉन में कितना होगा 2 पाई इंटू R के जगह पे कितना होगा 5 इंटू 10 का पावर -2, ठीक है। इसके हिसाब से L तो सेम रहेंगे, L सेम रहेंगे तो L को आप हटा सकते हैं, या फिर L को अगर हटाना नहीं है तो L सेम टू सेम आप मल्टीप्लाई करिए उतना। जैसे L के जगह पे अगर मान लेते हैं कि आप 10 सेंटीमीटर ही रख रहे हैं, इसका अगर लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो उसे 10 सेंटीमीटर रख दीजिए, इसको मीटर में चेंज करके, तो दोनों सेम होंगे। लेकिन अब ये पता करना है कि नेट फोर्स कितने लगेंगे, नेट बल कितने लगेंगे। तो जो नेट बल होगा वो F1 माइनस F2 होगा। क्यों, क्योंकि F1 जो है अट्रैक्टिव फोर्स है, ये दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अपोजिट में जाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे। तो ये जो है फर्स्ट वाला इक्वेशन आया है, पहला फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। L का वैल्यू अगर हम कुछ निकाल लेते हैं, जैसे इसको L जो होगा वो दोनों के लिए फिक्स होगा, क्योंकि L के जगह पे अगर हम 10 सेंटीमीटर ही रख लेते हैं, क्योंकि 10 सेंटीमीटर इस रेक्टेंगल दिया था, उसका जो ब्रेथ था, लंबाई था, वो 10 सेंटीमीटर है। तो जो नेट फोर्स होंगे वो कितने होंगे, इक्वल टू F1 माइनस F2, क्योंकि F1 जो है ये पास वाले वायर के कारण है। तो पास वाले वायर पर आपको ये तो डेफिनेट पता है कि अगर दूरी जितना बढ़ते जाएंगे उतना बल का जो होगा इंटेंसिटी वो घटता जाएगा, बल जो है वीक होता जाएगा। लेकिन जितना इस वायर के पास रहेंगे उसका जो बल का मान होगा वो एकांक लंबाई में बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चंस करते रहिए। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस है, शायद 7 नंबर क्वेश्चन, उसको एक बार हम डिस्कस में लाना चाहेंगे, एक बार बता देते हैं, इसके बाद आप डिस्कस ले लीजिएगा। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 लंबे सीधे समांतर तारों A एवं B से क्रमशः 8 एम्पियर एवं 5 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तार के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का अवकलन कीजिए। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें दे रखा है कि ये है वायर 1, ये A है, ये B है, एक दूसरे के समांतर हैं, B है, और इस पर जो है एक ही दिशा में 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर की जो धारा है वो प्रवाहित हो रही है। तो वो बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए आप ये निकाल लीजिएगा कि F अपॉन में L कितना है। F अपॉन में L निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई। इसके बीच में सेपरेशन दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में, 4 सेंटीमीटर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको 2 पाई इंटू 4 इंटू 10 का पावर -2 ये आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन कर लेने के बाद आपको 10 से मल्टीप्लाई बस कर देना होगा, क्योंकि एकांक लंबाई में ये दे दिया है।
अब 10 सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिएगा। मीटर में चेंज करने के बाद इस F अपॉन में L का जो वैल्यू आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले I1 का वैल्यू 8 एम्पियर, I2 का वैल्यू 5 एम्पियर, म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। क्या होता है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसको सबको पुट कर देंगे तो ये फाइनली आ जाएंगे। हालांकि सबसे पहले इस क्वेश्चंस को अगर समझ गए होंगे, ये वाला क्वेश्चन ईजी है, कर लीजिएगा। अब जो है अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।